जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है रिजर्वायर्स इन उत्तर प्रदेश, वाटर क्राइसिस, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। वाटर क्राइसिस से संबंधित हमने लास्ट क्लास में कुछ डिस्कशन किए थे और कुछ इंफॉर्मेशन रह गए थे, वो यहाँ पे हमने डिस्क्राइब कर दिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा मेन है रिजर्वायर्स इन उत्तर प्रदेश। टोटल उत्तर प्रदेश में 66 मेजर रिजर्वायर्स हैं जो कि 1,37,034 हेक्टेयर एरिया पे फैले हुए हैं उत्तर प्रदेश के 17 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो देयर आर 66 मेजर रिजर्वायर्स विद एन एरिया ऑफ 1,37,034 हेक्टेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 17 districts of state. Sonbhadra district has largest area under reservoirs. लार्जेस्ट एरिया रिजर्वायर की अगर बात करें तो सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट है, जिसके पास रिजर्वायर का एरिया सबसे बड़ा फैला हुआ है। कारण है आपका रिहांड डैम, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक, ये सबसे बड़ा रिजर्वायर का एरिया कैचअप कर रहा है, इसीलिए सबसे ज्यादा एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोनभद्रा है। फेमस रिजर्वायर्स इन उत्तर प्रदेश, कुछ रिजर्वायर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये रिहांड डैम से बनता है, जो कि रिहांड नदी पे एक डैम बनाया गया है यूपी और एमपी के बॉर्डर पे। कुछ हिस्सा इसका एमपी में पड़ता है, मेजर हिस्सा इसका यूपी में पड़ता है। नदी का नाम है रिहांड रिवर, डैम का नाम है रिहांड डैम, रिजर्वायर का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर। ठीक, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट है जो कि मेनली यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है और कुछ हिस्सा इसका एमपी में भी फैला हुआ है। इस रिजर्वायर्स का से वाटर जो है वो कहाँ पे यूज होता है? वाटर यूज्ड इन इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में भी यूज होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज होता है और इरिगेशन के लिए भी यूज होता है। ठीक है। धनरौल डैम क्या है? धनरौल, ये आपका घाघर रिवर पर बनाया गया है सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में। सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट पे घाघर नदी, घाघरा नहीं, घाघर एक अलग रिवर है जो कि सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में, और उस पे जो डैम बनाया गया उसका नाम है, या रिजर्वायर का नाम है धनरौल डैम या धनरौल रिजर्वायर। कभी कभी इस धनरौल डैम या रिजर्वायर को घाघर रिवर या घाघर रिजर्वायर भी कहते हैं। घाघर रिवर पे क्योंकि बनाया गया इसलिए घाघर डैम भी कहते हैं सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में। इससे इरिगेशन आपके सोनभद्रा, मिर्जापुर, चंदौली, इन सब डिस्ट्रिक्ट में होता है। इरिगेशन और ड्रिंकिंग दोनों के लिए ये वाटर यूज किया जाता है, धनरौल डैम वाला। उसके अलावा है नेक्स्ट आपका माता टीला डैम। माता टीला डैम ये बेतवा नदी पे बनाया गया है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि इरिगेशन और ड्रिंकिंग दोनों के लिए इसका वाटर यूज किया जाता है। रामगंगा डैम क्या है? रामगंगा डैम, रामगंगा नदी पे कई डैम है एक्चुअल में। तो रामगंगा नदी पे बनाया गया है, कालागढ़ एक पड़ता है आपका पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। रामगंगा डैम कालागढ़ पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में इरिगेशन के लिए मेनली है ये। ठीक है। रामगंगा डैम एक दूसरा है जो कि मुरादाबाद या बिजनौर में भी इस पे डैम बनाया गया है, जो कि छोटा है लोअर रीचेज में, और अपर रीचेज में या मेन डैम आपका कालागढ़ वाला है। नेक्स्ट आपका शारदा बैराज। शारदा बैराज ही आपका शारदा नदी पे बनाया गया है। ठीक है। बनबासा जगह है उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर पे, वहां पे शारदा बैराज बनाया गया है। इसी शारदा बैराज से शारदा कैनाल निकलती है जो यूपी में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में गाजीपुर, आजमगढ़ तक मतलब कि इसका वाटर सप्लाई किया जाता है कैनाल का। ठीक है। तो शारदा बैराज कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे। उस टाइम इसका नाम होता है शारदा नदी का काली नदी। ठीक है। बनबासा जगह का नाम है, वहां पे ये बैराज बनाया गया। शारदा पे एक दूसरा बैराज भी बनाया गया जब शारदा नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर से साउथ की तरफ आगे बढ़ती है, तो यूपी का पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? पीलीभीत। पीलीभीत के बाद और फर्दर साउथ की तरफ ये आगे बढ़ती है शारदा नदी, तो आपका लखीमपुर खीरी पड़ता है। तो लखीमपुर खीरी पे भी एक डैम बनाया गया है शारदा नदी पे, उसका नाम है शारदा सागर रिजर्वायर। क्या नाम है? शारदा सागर रिजर्वायर, या लोअर रीचेज में, या लोअर शारदा रिजर्वायर भी कहते हैं कभी कभी इसको, या लोअर शारदा रिजर्वायर या लोअर शारदा डैम।
और ये वाला आपका जो है पहला वाला क्या था, अपर शारदा डैम, क्योंकि ये पहाड़ों पे बनाया गया, पहाड़ से जैसे रिवर निकलती है उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर पे, इसलिए इसको अपर शारदा बैराज, और ये आपका शारदा सागर रिजर्वायर को क्या कहते हैं, लोअर शारदा बैराज। ये जो लोअर शारदा बैराज है ये शारदा नदी पे लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, यूपी के, ठीक है। इरिगेशन, ये लोअर शारदा बैराज भी इसको कहते हैं इसीलिए। नेक्स्ट आपका सरयू बैराज है, जो कि सरयू नदी पे बनाया गया है, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये सरयू बैराज। यहाँ से जो सरयू कैनाल सिस्टम से यहीं से निकलती है, सरयू बैराज से ही, ठीक है। और ये इरिगेशन के लिए और वाटर रेगुलेशन के लिए, वाटर फ्लो रेगुलेशन मतलब फ्लड कंट्रोल के लिए भी सरयू बैराज का रोल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका घाघरा बैराज, घाघरा नदी पे बनाया गया है, उस बैराज का नाम है घाघरा बैराज। ये बहराइच डिस्ट्रिक्ट में कटनिया घाट से 9 किलोमीटर साउथ की तरफ, कटनिया घाट जैसे पहले नेपाल बॉर्डर है नॉर्थ में, नॉर्थ, उसके बाद आपका कटनिया घाट है, कटनिया घाट से फर्दर साउथ में जब घाघरा जाती है 9 किलोमीटर, तो वहां पे एक बैराज बनाया गया, उसका नाम है घाघरा बैराज। घाघरा बैराज में कहीं कहीं पे गिरजा बैराज भी कहते हैं इसको, दोनों एक ही हैं, घाघरा बैराज कहिए या गिरजा बैराज कहिए, दोनों एक ही है। ये बहराइच डिस्ट्रिक्ट में घाघरा नदी पे है, कटनिया घाट के जस्ट साउथ में 9 किलोमीटर। घाघरा बैराज ये फीडर के तौर पे वाटर सप्लाई करती है सरयू, जो आपका बैराज है इसमें, यानी सरयू कैनाल सिस्टम के लिए भी पानी सप्लाई करती है। और ये आपका जो शारदा बैराज सिस्टम से या शारदा कैनाल सिस्टम है, तो एक साइड में सरयू के लिए पानी सप्लाई करती है, यानी ईस्टर्न साइड में, और वेस्टर्न साइड में इसके क्या है, सरयू कैनाल सिस्टम है, तो सरयू को भी ये शारदा को भी मतलब सप्लाई करती है। तो वेस्ट में शारदा है और ईस्ट में सरयू है, ऐसा समझिए, ठीक है। तो वेस्ट में क्या है, शारदा है और ईस्ट में सरयू है, तो दोनों कैनाल सिस्टम को ये आपका गिरजा बैराज पानी सप्लाई करती है, जो कि बहराइच डिस्ट्रिक्ट में घाघरा नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट आपका धनारी, क्या धनारी रिजर्वायर या डैम भी कहते हैं, ये झांसी में बनाया गया धनारी। उसके अलावा बकुलाही डैम, ये रायबरेली या प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया। बकुलाही इटसेल्फ एक रिवर है, जो कि ट्रिब्यूटरी है साई रिवर की, साई नदी की ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है, बकुलाही। बकुलाही नदी ये निकलती है रायबरेली से, या तो बकुलाही नदी पे डैम बनाया गया, या तो रायबरेली में पड़ता है, या तो आपका प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। अब देखिए वाटर क्राइसिस की अगर हम बात करते हैं, तो 2030 तक एक अनुमान के अनुसार या एक सर्वे के अनुसार 2030 तक उत्तर प्रदेश ओवरड्राफ्ट वाली कंडीशन में पहुंच जाएगा, जिसको हम वाटर क्राइसिस कहेंगे। यानी कि जो वाटर अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज स्लो पेस से हो और ओवरड्राफ्ट या एक्सट्रैक्शन बहुत ही हाई लेवल पे हो, हायर रेट पे हो, उस लेवल पे अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज ना होने पाए, तो ये कंडीशन हमारे पास ऐसी आ जाएगी 2030 तक कि अंडरग्राउंड वाटर कम पड़ जाएगा और हमारी जरूरतें या डिमांड्स ज्यादा हो, ठीक है। तो इफ करंट रेट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कंटिन्यूड, अगर जिस रेशियो पे, जिस दर पे हम अंडरग्राउंड वाटर इस टाइम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, अगर ये कंटिन्यू रहा, तब the projected gross extraction in the state may reach up to 70 billion cubic meter। तो हम 2030 तक, कब तक, 2030 तक लगभग सारा अंडरग्राउंड वाटर निकाल चुके होंगे, क्योंकि हम निकाल तो ज्यादा लेंगे और उस रेशियो पे वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है एक्वीफर। 2023 में हम लगभग 46 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे थे अंडरग्राउंड का, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कितना, 46 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम अंडरग्राउंड से, हम का मतलब उत्तर प्रदेश के लोग, हम उत्तर प्रदेश के लोग लगभग 2023 में 46 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर अंडरग्राउंड से एक्सट्रैक्ट किए थे। अगर ये रेशियो कंटिन्यू रह गया, जो 46 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर जो हमने 2023 में एक्सट्रैक्ट किया, तो 24 में और ज्यादा निकाला हो गया होगा अंडरग्राउंड से, 25 में और निकला होगा, 26 में और ज्यादा, 2030 तक लगभग हम 70 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर अंडरग्राउंड से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। टू क्रॉस ओवर रिचार्ज लेवल, तब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि जो रिचार्ज का रेट है वो स्लो हो और हम एक्सट्रैक्शन ज्यादा कर लें, तो अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीट होने लगेगा, खाली दिखेगा हमको।
क्योंकि हम उससे ज्यादा निकाल लेंगे उस रेशियो पे वो रिचार्ज नहीं हो पाएगा। दैट माइट पुट इंटायर स्टेट इन ए सिचुएशन ऑफ वाटर क्राइसिस, और उस टाइम एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है स्टेट लेवल पे उत्तर प्रदेश में कि हम वाटर क्राइसिस की समस्या को फेस करें अगर हम ऐसी रेशियो पे वाटर एक्सट्रैक्ट अंडरग्राउंड से करते रहे। साइमल्टेनियसली डिक्लाइनिंग रेनफॉल, और एक बात ये भी है कि रेनफॉल की भी पिछले कुछ दिनों में यानी वर्षा बारिश का दर वो भी घटा है। बारिश भी कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, उसकी भी मतलब की कमी हुई है। बैडली अफेक्टेड नेचुरल एक्वाइफर रिचार्ज सिस्टम, जो कि नेचुरल एक्वाइफर रिचार्ज सिस्टम को बहुत हद तक डिस्टर्ब किया है। और अंडरग्राउंड वाटर उस स्पेसिंग में रिचार्ज क्यों नहीं हो पाया? एक कारण क्या है कि बारिश का कम होना पिछले कुछ सालों में, क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं या ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो सकता है कि बारिश पिछले कुछ सालों में कम हुई हो, इसीलिए उस लेवल पे हम अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होने दिए, उससे ज्यादा हम एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं या करते जा रहे हैं, जो कि 2030 तक ज्यादा निकाल लेंगे उतना वो रिचार्ज नहीं हो पाएगा। अकरेंस ऑफ सैलिनिटी in groundwater of central Ganga plain at interval of varying depth which extend northwest to southeast all along 700 kilometer stretch from Ghaziabad, Agra to Pratapgarh, जौनपुर। यानी अंडरग्राउंड वाटर की एक समस्या ये भी है पूरे यूपी में गैंजेटिक प्लेन में कि गाजियाबाद आगरा से लेकर के प्रतापगढ़ जौनपुर तक इस पूरे बेल्ट में, इस पूरी पट्टी में लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पे अंडरग्राउंड मतलब कि डेप्थ में बहुत सारे सॉल्ट पाए जाते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है या वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं। और अलग अलग डेप्थ पे अलग अलग तरह की सॉल्ट पाई जाती है। वही पॉइंट मैंने मेंशन किया कि इंटरवल ऑफ वेराइंग डेप्थ, यानी अलग अलग डेप्थ पे अलग अलग सॉल्ट, कोई जो कि कार्सिनोजेनिक है, आर्सेनिक है, कार्सिनोजेनिक है, हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है। ये कहां से? गंगा मैदान में, जो कि गाजियाबाद या आगरा से लेकर के आपका प्रयागराज या प्रतापगढ़ तक फैला हुआ है। और ये 700 किलोमीटर की पट्टी पे हमको हर सर्टेन डेप्थ पे कुछ सॉल्ट ऐसे एक्सेसिव क्वांटिटी में मिल रहे हैं जो कि अंडरग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करते हैं और हमारे हेल्थ के लिए वो वाटर हार्मफुल है। वेस्टर्न यूपी की अगर बात करें, हैज हाईली डिप्लेटेड एक्वीफर सिस्टम। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्वीफर अगर कहीं पे डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वेस्ट यूपी में, क्योंकि वेस्ट यूपी में इरिगेशन के लिए वहां के किसान बहुत भारी मात्रा में अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं। अफेक्टिंग बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, दोनों एरियाज में वाटर की समस्या आप देख सकते हैं। एक्वीफर वहां पे डिप्लेशन हो रहा है, घटता जा रहा है। वजह क्या है कि बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर वहां पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, गांव में भी और शहरों में भी। ठीक है। अराउंड 70% ब्लॉक्स, गांव की अगर बात करें तो वेस्ट यूपी के लगभग 70% ब्लॉक्स में एक्वीफर डिप्लीट हो रहा है। और मोस्ट ऑफ द अर्बन सेंटर में ये समस्या है वाटर डिप्लेशंस का, मतलब कि अंडरग्राउंड वाटर की कमी होती जा रही है वेस्ट यूपी के सारे अर्बन पॉकेट्स में। और गांव की अगर बात करें तो 70% ब्लॉक्स में, इसलिए वहां पे एक्वीफर बहुत ही डाउन होता जा रहा है, अंडरग्राउंड वाटर बहुत ही लो डीप में जा रहा है। ठीक है। एक सर्वे के अनुसार, जो 2021 का सर्वे है, इस सर्वे ऑफ 2021 क्लासिफाइड 82 ब्लॉक्स ऑफ उत्तर प्रदेश एज ओवर एक्सप्लॉइटेड। ओवर एक्सप्लॉइटेड में रखा है, यानी कि 82 ब्लॉक्स उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां पे अंडरग्राउंड वाटर बहुत हाई मात्रा में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब कि जिस रेशियो पे वो रिचार्ज होना था उससे कहीं ज्यादा एक्सीड कर जाता है एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एक्सीड्स द रिचार्ज रेट। तो रिचार्ज रेट से ज्यादा एक्सीड कर जाए जब आपका अंडरग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन या एक्सट्रैक्शन उस लेवल पे वो रिचार्ज ना होने पाए तो उसको कहा जाएगा ओवर एक्सप्लॉइटेशन।
ये कितने ब्लॉक्स में है यूपी के? यूपी के 82 ब्लॉक्स में ये समस्या देखी जा रही है। 47 ब्लॉक्स ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जो कि क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुके हैं। 151 ब्लॉक 151 ब्लॉक 151 ब्लॉक्स वो सेमी क्रिटिकल कंडीशंस में हैं यूपी के वाटर एक्सट्रैक्शन के मामले में, या डिप्लेशन हो रहा है एक्वीफर का। ड्रॉट्स इन बुंदेलखंड। अब हम टॉपिक्स बातें करेंगे बुंदेलखंड में जो बाढ़, ये सूखे की समस्या है, ईस्ट यूपी में बाढ़ की समस्या है। तो एरिया या रीजन स्पेसिफिक भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस पूछ सकता है। तो अगर बुंदेलखंड से रिलेटेड पूछेगा तो वहां पे ड्रॉट के क्या कारण है और उसका समाधान क्या है, ठीक है। तो ड्रॉट्स इन बुंदेलखंड, बुंदेलखंड रीजन ऑफन एक्सपीरियंसिंग वन ड्रॉट ईच 16 और 17 ईयर। हर 16 साल या 17 साल में बुंदेलखंड में एक बार सूखा काल पड़ता ही पड़ता है। हर 16 या 17 साल पे बुंदेलखंड में एक बार सूखा जरूर पड़ता है। तो ये हाईली वल्नरेबल है ड्रॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से बुंदेलखंड, ठीक है। फैक्टर्स फॉर ड्रॉट्स, ड्रॉट के क्या क्या समस्याएं हैं बुंदेलखंड में उसको देखते हैं। नंबर 1 पे आपका जियोमॉर्फोलॉजिकल फॉर्मेशन है। नेक्स्ट नंबर पे आपका लैंड डिग्रेडेशन है। नेक्स्ट नंबर आपका रेनफॉल से संबंधित है। फोर्थ नंबर पे आपका क्लाइमेट चेंज है। तो बुंदेलखंड में सूखा काल की क्या क्या समस्या है उसके बारे में देखें। जियोमॉर्फोलॉजिकल फॉर्मेशन यानी जो रॉक सिस्टम्स है उसका डिजाइन, उसका स्लोप्स, उसका मिनरल कंपोजिशंस क्या रोल प्ले करता है ड्रॉट्स में, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजिकल फॉर्मेशन का मतलब बैरन प्लेटू है नंबर 1 पे। ये बैरन प्लेटू, रग्ड टेरेन एंड इनफर्टाइल रॉक्स सिस्टम एटसेट्रा वर्सन एग्रीकल्चर। एक तो बैरन है रॉक सिस्टम, नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है रग्ड टेरेन है, इनफर्टाइल रॉक सिस्टम वर्सन एग्रीकल्चर, जिसके कारण एग्रीकल्चर वहां बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है। रग्ड टेरेन का मतलब डिफिकल्ट टेरेन है, ऊबड़ खाबड़ नीच नाल, ठीक है, पहाड़ी टाइप है, चट्टानी में एक तरह से सॉइल है, रॉक्स है। टू रिवर्स बेतवा एंड केन फ्लो थ्रू द रीजन दैट आर इनसफिशिएंट दैट मेक इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन इन द रीजन। दो ही रिवर वहां पे इंपॉर्टेंट हैं, एक केन दूसरी बेतवा, जो कि जरूरत भर की वाटर सप्लाई नहीं कर सकती, नहीं कर पाती हैं पूरे बुंदेलखंड के 7 डिस्ट्रिक्ट्स को। एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका कि लैंड डिग्रेडेशन, बैड लैंड टोपोग्राफी वहां पे है, रेविन्स का फॉर्मेशन है। इस तरह की सिचुएशन या कंडीशंस आप बुंदेलखंड में देख सकते हैं। तो कोर्स ग्रेन एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स, कोर्स ग्रेन एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स आर नॉट सपोर्टिंग फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। तो क्रॉप कल्टीवेशन को यहाँ की जो रॉक्स है, यहाँ की जो सॉइल है, यहाँ की जो मृदा है वो सपोर्ट नहीं कर पाती। उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी नहीं होती, या वाटर बहुत ही ज्यादा हाईली जो है पर्कुलेशन हो जाता है। तो एक्सेसिव पर्कुलेशन, वाटर रिस्क करके नीचे की तरफ चला जाता है। एक तो ये समस्या है। हाईली रन ऑफ, बहुत सारी रॉक्स, बहुत सारी लैंड्स वहां पे प्लेटू और स्लोपी टाइप है, जिसके कारण पानी बहुत ही तेजी से बारिश होती भी हो तो पानी बह करके निकल जाए और वो यूज ना हो पाए। तो हाईली रन ऑफ एंड इवापोरेशन, बहुत ही तेजी से एक्सेस हीट पड़ती है, चट्टान खुद हीट हो जाती है और वहां पे वैसे यूजुअल रूप में बहुत ज्यादा हीट पड़ती है, जिसके कारण इवापोरेशन बहुत भारी मात्रा में होता है। रिटार्ड द एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन, जो कि एग्रीकल्चर ग्रोथ को रोकता है, एग्रीकल्चर को उसके लिए सहायक नहीं हो सकता, उसके लिए रुकावट का कारण बनता है। रेनफॉल की अगर बात करें, एवरेज एनुअल रेनफॉल वेरीज 80 to 100 सेंटीमीटर, ठीक है। बुंदेलखंड का एवरेज एनुअल रेनफॉल लगभग 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। दैट इज सफिशिएंट फॉर कल्टीवेशन, जो कि एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। इनफ तो नहीं कहेंगे बट सफिशिएंट है, ठीक है। बट एब्सेंस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक एंड हिस्टोरिकल वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस आल्सो डिस्ट्रॉयड। बारिश तो कम काम भर की वहां हो जाती है, बट वहां की जो रॉक सिस्टम्स है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती,
हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है, वाटर हार्वेस्टिंग का टेक्निक्स, वो सब वहां पे फेल्ड है। जो हिस्ट्रिकल मेथड्स अप्लाई किया जाता था, टैंक बनाते थे, राजे रजवाड़े पहले हुआ करते थे, तो कल्चर का भी हिस्सा था टैंक्स पॉन्ड्स बनाना उनके लिए, वो सारी प्रैक्टिसेस डिस्ट्रॉय हो गई, जिसके कारण एग्रीकल्चर वहां पे जो पहले थोड़ा बहुत होता भी था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ या डिस्ट्रॉय हुआ है। साइमल्टेनियसली ऑरेंज रेनफॉल आल्सो डिक्रीज फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर, और पिछले कुछ सालों में ये देखा गया कि बुंदेलखंड में जो ऑरेंज एनुअल रेनफॉल है उसका भी रेशियो घट गया है, कम हो गया है। एक सर्वे के अनुसार तो वो भी डिक्रीज हुआ है, जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है पिछले कुछ सालों में, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक सर्वे के अनुसार इन लास्ट 5 ईयर एवरेज एनुअल रेनफॉल डिक्रीज्ड 40 to 50%। एक सर्वे के मुताबिक पिछले कुछ सालों में या 5 सालों में लगभग 40 से 50% रेनफॉल वहां पे डिक्रीज हुआ है। तो 40 से 50% रेनफॉल जो होता था, रेनफॉल क्या होता था, 80 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वहां पे एनुअल रेनफॉल होती थी, बट पिछले 5 सालों में यह देखा गया कि 80 से 100 सेंटीमीटर के आसपास जो रेनफॉल होती थी वो घट गई। कितनी परसेंट घटी है? 40 से 50% घट गई है। इसका मतलब कि अगर 100 का 50% होगी तो कितना हो जाएगा? 55% या 45%। ठीक है, तो इस टाइम वहां पे रेनफॉल पिछले 5 सालों से ये रिकॉर्ड किया गया कि बुंदेलखंड में 45 से 55 सेंटीमीटर ही मात्र रेनफॉल हो पाती है। जैसे कि राजस्थान का जो डिजर्ट है, जिसको मरुस्थली कहते हैं, थॉर रीजन, वहां पे रेनफॉल लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, तो उसी के जस्ट डबल। ठीक है, तो 45 से 55 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव की गई है पिछले 5 सालों में, एक सर्वे के अनुसार बुंदेलखंड में। क्लाइमेट चेंज हैज इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी इन द लास्ट 15 ईयर। पिछले 15 सालों में यह देखा गया कि बुंदेलखंड में जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, वो और ज्यादा नहले पे दहला, यानी उस चीज को और ज्यादा एक्सेसिव प्रॉब्लम क्रिएट कर दी या वल्नरेबिलिटी को बढ़ा दिया, हाईली रिस्की जोन में क्रिएट कर दिया, और वो ड्रॉट की समस्या और ज्यादा वल्नरेबल हो गई और ज्यादा दयनीय हो गई। मानसून रिलेटेड अनस्टेबिलिटी हैज इंक्रीज्ड इन द रीजन इन द लास्ट फ्यू ईयर। मानसून से संबंधित जो समस्याएं हैं वो और ज्यादा बढ़ गई हैं। मानसून से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो अनस्टेबल हो गई, जैसे कि अर्ली अराइवल ऑफ मानसून, ठीक है, या लेटर अराइवल ऑफ मानसून, या अर्ली रिट्रीट ऑफ मानसून। तो लेट अराइवल ऑफ मानसून, अर्ली रिट्रीट ऑफ मानसून, लॉन्ग ड्रॉट इंटरवल, ड्राइंग अप वेल्स, ये सारी समस्याएं, यानी कि मानसून वहां पे डिले करके पहुंच रहा है, टाइम पे मानसून नहीं पहुंच रहा है। जो टाइम है जब वो मानसून को रिट्रीट होने का, तो उससे पहले मानसून वहां से रिट्रीट हो जाए, ये समस्या है। उसके अलावा क्या है, लॉन्ग ड्रॉट इंटरवल, जो सूखा काल है, पहले 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए बारिश नहीं हुई, उसके बाद बारिश थोड़ी बहुत हो गई, तो ये समस्याएं बढ़ गई हों। क्यों? क्लाइमेट चेंज की वजह से। पिछले 15 सालों में मान के चलिए 20 दिन तक इंटरवल था बारिश ना होने का, तो वो बढ़ करके 25 दिन हो गई हूं, जिसकी वजह से क्रॉप जितने भी हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, ड्राइंग अप वेल्स, और जो कुएं थे उनका एक्वीफर लेवल भी नीचे चला गया, कुएं सूख जाते हैं। ये समस्याएं पिछले 15 सालों में बढ़ गई हैं। इनका वल्नरेबिलिटी का मतलब कि रिस्क बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंड डीपनिंग द एक्वीफर, एक्वीफर भी बहुत ज्यादा डेप्थ में चला गया, हैड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, कंप्लीटली क्रॉप्स को एक तो डिस्ट्रॉय किया, क्रॉपिंग पैटर्न तक को इन्फ्लुएंस करता है वो, इस तरह की सिस्टम। नेक्स्ट क्या है कि मेथड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय हुई हैं। ये बुंदेलखंड की समस्याएं थी जो कि ड्रॉट से संबंधित थी। कुछ पॉइंट्स हमने आपके सामने प्रस्तुत किए जो कि सर्वे या डेटा के आधार पे। फ्लड्स इन यूपी, फ्लड्स इन यूपी की अगर बात करें तो क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे बनेगा, जैसे कि ड्रॉट का मतलब बुंदेलखंड पे आपका क्वेश्चन बनेगा, ऐसे फ्लड का मतलब ईस्ट यूपी पे क्वेश्चन बनेगा या तराई बेल्ट पे बनेगा। और एक बार मुझे लगता है क्वेश्चन पूछा भी गया था यूपी पीसीएस में, जो कि डिजास्टर से संबंधित था। हमने फ्लड, ड्रॉट, इससे संबंधित
एक हैंडबिल या एक बुक मतलब कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसका एक हैंडबिल अपने इसी ज्ञान सागर सिविल एकेडमी के ही चैनल पे टेलीग्राम पे कल या परसों जो है पेस्ट किया था, ठीक है, तो पिंड किया था उसको, तो आप लोग वहां पे जा करके उसको निकाल करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। फ्लड से रिलेटेड है, ड्रॉट से है, फायर है, जो भी डिजास्टर से संबंधित इंफॉर्मेशन यूपी स्पेसिफिक है वो वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग उसको वहां से ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 73 मतलब कि 73 लाख हेक्टेयर एरिया ऑफ स्टेट इज फ्लडेड। 73 लाख हेक्टेयर एरिया उत्तर प्रदेश का फ्लडेड है, किसके अनुसार? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार। ऑन एवरेज 26 लाख हेक्टेयर एरिया ऑफ स्टेट इज अफेक्टेड बाय द फ्लड ईच ईयर। हर साल कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया यूपी में कि 26 लाख हेक्टेयर एरिया हर साल फ्लडेड होता है। हर साल बाढ़ प्रभावित कितना है? 26 लाख, तो हर साल कम से कम रहता ही रहता है। ऑन एवरेज अगर कई सालों का डेटा कैलकुलेट करेंगे तो 73 लाख हेक्टेयर एरिया ऐसा है यूपी का जो फ्लड से किसी न किसी एंगल से प्रभावित होता है। और हर साल अगर अफेक्टेड हो रेगुलर तो 26 लाख तो ऐसे हैं जो रेगुलर होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिवर्स देखिए जो कि फ्लडेड हैं, जो फ्लड लाती हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें आपका गंगा, घाघरा, आपका यमुना, गोमती, राप्ती, शारदा, गंडक, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि फ्लड क्रिएट करती हैं या फ्लड का माहौल लेकर के आती हैं उत्तर प्रदेश में। जिसमें गंगा फ्लडेड है, यमुना भी कुछ एरियाज में, रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक। मोर रेनफॉल इन ईस्टर्न यूपी एंड तराई बेल्ट। ईस्ट यूपी में और तराई बेल्ट में ज्यादा रेनफॉल होता है यूपी में, इसी कारण ईस्ट यूपी और तराई के एरियाज में ज्यादा फ्लड आते हैं। Hence, most flooded region located in Tarai and eastern UP. Flood decreases east to west. जैसे कि रेनफॉल उत्तर प्रदेश में उसका पैटर्न ये है कि ईस्ट से अगर आप चलेंगे वेस्ट की तरफ जाएंगे तो रेनफॉल पैटर्न आपका डिक्रीज होगा। ऐसे ही फ्लड आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ कम हो जाएगा। ज्यादा फ्लड कहाँ आएगा? ईस्ट में आएगा, वजह ईस्ट में ज्यादा बारिश होती है। वेस्ट में फ्लड कम आएगा क्योंकि वेस्ट में फ्लड बारिश कम हो, मतलब कि बारिश कम होती है इसलिए फ्लड कम आएगा वेस्टर्न यूपी में, ठीक है। तो डिक्रीज ईस्ट टू वेस्ट, वजह ईस्ट में ज्यादा बारिश होती है इसलिए ज्यादा फ्लड। आपका तराई एरियाज में ज्यादा बारिश है तो ज्यादा फ्लड, प्लस रिवर भी आती है पहाड़ों से तो एक साथ वहीं पर डंप करती हैं वाटर। वेस्टर्न यूपी में बारिश कम होती है, लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर बारिश वेस्टर्न यूपी में होती है, इसलिए वेस्टर्न यूपी में फ्लड कम आता है, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ भी आपका यानी कि डिक्रीज होता है फ्लड, वजह क्या है? नॉर्थ में ज्यादा बारिश होती है इसलिए नॉर्थ में ज्यादा फ्लड आता है। साउथ की तरफ जाएंगे यूपी में आप तो साउथ की तरफ बारिश कम होती है इसलिए सदर्न एरियाज में यूपी के फ्लड कम आता है, मतलब बुंदेलखंड में बारिश कम होती है तो बुंदेलखंड में फ्लड कम आएगा, ठीक है। ये यूपी से संबंधित आपका एक इंफॉर्मेशन हमने वहां पे अपने चैनल पे टेलीग्राम पे भी इसी का डाल रखा है, वो आपका उत्तर प्रदेश में जो डिजास्टर से संबंधित इंफॉर्मेशन है वो इसमें सारे पड़े हुए हैं। तो डेटा फैक्ट्स को आप उठा लेंगे और बाकी जो यूजुअल वे में आप जीएस पेपर थर्ड में आपके पास जो भी डिजास्टर का इंफॉर्मेशन है तो वहां से इंफॉर्मेशन वहां के कोड ले लेंगे और जो यूपी स्पेसिफिक होगा तो वो उसी बुकलेट या हैंडबिल से आप उठा लेंगे जो कि टेलीग्राम चैनल ज्ञान सागर सिविल एकेडमी पे अवेलेबल है। यहीं पे हम एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कराएं। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।